Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, हर संडे जैसा कि सभी को मैंने पहले बता रखा है कि हर संडे इस YouTube चैनल पर रीट का मेगा टेस्ट लिया जा रहा है। लेवल 2 SST के लिए ये मॉडल पेपर नंबर 3 है मित्रों। इसके पहले भी लेवल 2 SST के लिए 2 मॉडल पेपर पूरे 150 प्रश्नों के संपूर्ण सिलेबस से मैं 2 मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर बिल्कुल ये टेस्ट देख सकते हो साथियों। आज मॉडल पेपर 3 में वही बाल विकास, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड और सामाजिक शिक्षण पूरे 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। तो सबसे पहला का जो टॉपिक है वो अपना बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, जिसके 30 बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल शुरू करते हैं वीडियो को साथियों। और आप जो ये वीडियो है इसको लाइक शेयर करना नहीं भूले, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है तो आप भी अपना थोड़ा सा कर्तव्य जरूर निभाएं साथियों। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके साइकोलॉजी के प्रश्नों को, फिर इसके बाद हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, फिर संस्कृत और अंत में सामाजिक के 60 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो संपूर्ण सिलेबस से रहेंगे और साथ ही शिक्षण विधियां भी उसमें रहेगी साथियों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को साथियों। साइकोलॉजी में प्रथम प्रश्न आता है साथियों, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। क्या कहा है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में? पहला कथन है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है बाल विकास, यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है और यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की का कहना था कि बालक का जो विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है साथियों। किसके कारण होता है? सामाजिक अंतःक्रिया के कारण। बालक समाज में अंतःक्रिया करता है जिसके परिणाम स्वरूप ही उसका विकास होता है। तो आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है साथियों, प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, अधिगम को प्रभावित नहीं करता है प्रेरणा, खोज, विषय वस्तु की प्रकृति और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करती है, विषय वस्तु की प्रकृति भी अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन ये जो खोज वाला विकल्प है ये गलत है, ये अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। अतः आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है साथियों। इस प्रश्न पर हो सकता है आपको डाउट हो, लेकिन वाकई इसका दूसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। मित्रों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना 1 मिनट का टाइम निकालकर आप अपना काम जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे देखेंगे, आपका थर्ड वाला प्रश्न है। शानदार प्रश्न मिलेंगे सारे प्रश्न। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, इस कथन में थॉर्नडाइक का कौन सा कथन प्रदर्शित हो रहा है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष, तो ये होता है साथियों प्रश्न नंबर 3 में आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा, प्रभाव या परिणाम का नियम इसको कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को परिणाम अच्छा मिलता है तो उसे संतुष्टि की प्राप्ति होती है, और परिणाम उसके जो सोचता है वैसा उसको परिणाम नहीं मिलता है, उसको असफलता मिलती है तो उसे असंतोष आता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। आपके चौथा प्रश्न है साथियों, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को कहा जाता है कि जो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? प्रतिक्रिया सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, दृश्य प्रतिमा सिद्धांत और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन था वहां पर ही मैंने बता दिया था कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास किसका परिणाम माना है? सामाजिक सांस्कृतिक की अंतःक्रिया का। तो इसका दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 4 में। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नामों से इनके संज्ञानात्मक सिद्धांतों को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न है, आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा का आरंभ होता है, छात्र की भी आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम उसे पूरा करना चाहिए संबंधित है, सामाजिक सम्मान, शारीरिक और आत्मानुभूति। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है सीधा सा यहाँ पर कि छात्र को किस आवश्यकता को सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए? तो सबसे पहले छात्र हो या कोई और हो, वो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति सबसे पहले करता है। सबसे पहले देखिए, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है बालक, फिर उसके बाद में वो सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है,
फिर वो प्रेम संबंधी वो जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है, फिर सम्मान और फिर आत्मानुभूति अंत में। तो तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया था उससे संबंधित एक क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय को किस रूप में परिभाषित किया गया है? प्रारंभिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, नेबरहुड विद्यालय और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर और 6 से 8 तक 3 किलोमीटर के दायरे में जो विद्यालय होते हैं उसको नेबरहुड विद्यालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबरहुड मतलब पड़ोसी विद्यालय भी आप उसको कह सकते हो। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न 7 पर चलते हैं। व्यक्तित्व का शाही डब्बा परीक्षण किसकी देन है? गिलबर्ट मरे, अल्फ्रेड एडलर, हरमन रोरशा और वुडवर्थ। तो साथियों व्यक्तित्व का शाही डब्बा परीक्षण देने वाले थे हरमन रोरशा, जो कि एक प्रक्षेपी परीक्षण है मित्रों। कौन सा परीक्षण है? प्रक्षेपी परीक्षण है। और यहाँ पर व्यक्तित्व का मापन अचेतन मन के आधार पर किया जाता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना, पर्सन, पर्सनल और पर्सनैलिटी। तो साथियों जो पर्सोना शब्द है लैटिन भाषा का, उससे ही व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। कौन से शब्द से? पर्सोना शब्द से। प्रथम विकल्प सही है। और इसका अर्थ क्या होता है साथियों? पर्सोना का अर्थ मुखौटा क्या होता है, यह भी याद रखना है आपको। इसका अर्थ मुखौटा या नकाब या नकली चेहरा भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न 9। अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? अंतर्निहित सिद्धांत, उद्वेलन सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत और आवश्यक सोपान सिद्धांत। तो साथियों देखिए अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन सा सिद्धांत करता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा प्रत्याशा सिद्धांत। जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है यही कर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 10वां क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। CAT जो बालक अंतर्बोध परीक्षण है, इसमें 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए ये बनाया गया है। इसमें कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। सजीव वस्तुओं के स्थान पर जानवरों को, व्यक्तियों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को और महिलाओं के स्थान पर वयस्कों को। तो साथियों जो CAT परीक्षण है इसमें व्यक्तियों के स्थान पर जानवरों के कार्ड को प्रतिस्थापित किए गए हैं। दूसरा विकल्प सही रहेगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा मूल्यांकन आपका खुद का हो सकता है अगर आप इस टेस्ट को पूरा करते हो तो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 आपके 11वां प्रश्न है। एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह भाषात्मक बुद्धि में उच्च होगा, संगीतात्मक बुद्धि में उच्च होगा, स्थानीय बुद्धि में उच्च होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो बालक दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता ज़्यादा रखता है उसमें स्थानीय बुद्धि उच्च होती है। कौन सी बुद्धि उच्च होती है? स्थानीय बुद्धि। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में मित्रों। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न है। क्रोध को सहज प्रवृत्ति माना है? मैकार्टनी ने, मैकडूगल ने, वुडवर्थ ने या आलपोर्ट ने? देखिए क्रोध एक सहज प्रवृत्ति है ऐसा मानने वाले थे मैकडूगल। दूसरा विकल्प आपका सही है इसमें। मैकडूगल का नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मैकडूगल ने जो कि संवेग और मूल प्रत्ययों के बारे में बताने में इनका बहुत ही योगदान है साथियों। तो क्रोध भी एक तरह का संवेग है साथियों, इसलिए दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा है स्वाभाविक अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक और नकारात्मक अभिप्रेरक। तो स्नेह प्राप्त करना एक जन्मजात क्रिया भी आप इसको मान सकते हो। तो ये कोई अर्जित नहीं होता है, नकारात्मक नहीं होता है, कृत्रिम नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है साथियों? एक स्वाभाविक अभिप्रेरक होता है। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं।
वह विचारात्मक क्रिया जिसमें नूतन वास्तविकता तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है रचनात्मक अभिनय, बुद्धि और नवविचार। देखिए यहाँ पर नूतन वास्तविकताएं और उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण, तो इसको कहा जाता है साथियों रचनात्मकता। क्या कहा जाता है इसको? रचनात्मकता के नाम से इसको जाना जाता है। अतः आपका जो प्रथम विकल्प है मित्रों वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, ऐसे बुद्धि परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है जिसमें लकड़ी के गुटकों का प्रयोग किया जाता है? TAT, CAT, आर्मी बीटा परीक्षण और निष्पादन परीक्षण। देखिए TAT, CAT इनमें तो कार्डों का प्रयोग किया जाता है। आर्मी बीटा और आर्मी अल्फा परीक्षण जो होते हैं साथियों, इसमें भी ऐसा कुछ लकड़ी के गुटके नहीं होते हैं, लेकिन जो निष्पादन परीक्षण है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसमें लकड़ी के गुटकों का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि? क्यों है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक? क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यह शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसमें केवल विज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है, या प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सिद्धांत इसमें निर्मित किए जाते हैं। देखिए मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो शैक्षिक वातावरण है उसमें अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है साथियों। अतः आपका विकल्प नंबर 2 सही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, विद्यार्थी तब तक नहीं सीख पाते हैं जब तक वे सीखने के लिए स्वयं तैयार ना हो। उन्हें यह ना पता हो कि पढ़ाए गए पाठों का परीक्षण होगा, सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप उन्हें पढ़ाया जाए, माता पिता घर पर विद्यालय संबंधित प्रश्न नहीं करें। तो देखिए विद्यार्थी तब तक नहीं सीखता है, आपने देखा होगा तत्परता का नियम, जब तक मानसिक रूप से सीखने के लिए आप तैयार नहीं हो आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो यही आंसर रहेगा, वे जब तक वे सीखने के लिए तैयार न हो उनको आप नहीं सिखा सकते हो साथियों। तो प्रथम विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? मई 2009, मई 2010, अगस्त 2009 और अगस्त 2010। तो साथियों RT 2009 को आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। इसको हमारे जो उस टाइम पे राष्ट्रपति जी थे उन्होंने अगस्त 2009 को मंजूरी दी थी। कब दी थी? अगस्त 2009 को। आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 19 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, समूह कारक सिद्धांत के अतिरिक्त थ्रस्टन का नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, इन्होंने मात्रात्मक सिद्धांत दिया था, फैक्टर एनालिसिस इन्होंने किया था, या मानसिक योग्यता के कारण। तो बताइए राइट आंसर कि जो थ्रस्टन है उनका नाम समूह कारक सिद्धांत के अलावा और इन्होंने क्या किया कि इनका नाम प्रसिद्ध है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 19 में आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा, फैक्टर एनालिसिस के कारण। फैक्टर एनालिसिस इन्होंने किया था इसलिए ये प्रसिद्ध है साथियों। अतः आपका तृतीय विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 19 में। प्रश्न संख्या 20, पोर्टियस भूल भुलैया बुद्धि किस बुद्धि परीक्षण में आते हैं? वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण और उपयुक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर देना है आपको। मित्रों वैसे ये क्वेश्चन बोनस के लायक बन जाता है, क्यों? क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो विकल्प में दिया हुआ ही नहीं है। कैसे? देखिए कि पोर्टियस की भूल भुलैया परीक्षण, पहली चीज तो है कि ये एक व्यक्तिगत परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? व्यक्तिगत और अवाचिक परीक्षण है। व्यक्तिगत अवाचिक इसमें ऑप्शन में नहीं है, या फिर व्यक्तिगत क्रियात्मक भी आप इसको कह सकते हो साथियों। तो इस प्रश्न पर बोनस दिया जाता है क्योंकि इसमें जो सही ऑप्शन है वो विकल्प में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। विचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। अंतर संबंध का सिद्धांत,
एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, आप आराम से इसको उत्तर दे सकते हो कि कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि ये लगातार चलता रहता है, और लगातार मतलब यहाँ पर कौन सा सिद्धांत हो गया साथियों, निरंतरता का सिद्धांत इसमें हो जाता है। तो आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 21 में। प्रश्न संख्या 22 पर आता है, क्रेशमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति होते हैं, क्रोधी होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं या तटस्थ होते हैं। तो साथियों जो क्रेशमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसके अनुसार इन्होंने जो स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति बताए हैं ये प्रसन्नचित्त होते हैं। कैसे होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। अतः आपका जो सेकंड विकल्प है मित्रों वो सही रहेगा। तो आप कमेंट करके भी बताएं कि ये जो 150 प्रश्नों के जो टेस्ट बन रहे हैं क्या वाकई में ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं या फिर मज़ा नहीं आ रहा है साथियों, ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार होना और अभिप्रेरणा का विकास। तो साथियों अधिगम निर्योग्यता का यहाँ पर साफ साफ लक्षण दिख रहा है, अवधान संबंधी बाधा या विकार जिन लोगों में होता है वो अधिगम निर्योगी भी होते हैं। तो आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा 23 में। ये ज़्यादा देर तक एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, अधिगम का संपोषक सिद्धांत दिया था लेस्ले, गेट्स, वुडवर्थ और CL हल। तो संपोषक सिद्धांत यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हो, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है साथियों। इसका राइट आंसर है CL हल। संपोषक सिद्धांत का मतलब होता है जिसमें पुनर्बलन देने का कार्य किया जाता है, और पुनर्बलन किस में दिया जाता है, CL हल के सिद्धांत में दिया जाता है। अतः यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 24 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, सृजनात्मकता के संबंध में सही कथन नहीं है। जो कथन सही नहीं है उसका चयन कीजिए। सृजनात्मकता मौलिक होती है, सृजनात्मकता परिवर्तनशील होती है, सृजनात्मकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, और सृजनात्मकता उत्पादन से संबंधित होती है। तो मित्रों देखिए सृजनात्मकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं पाई जाती है ये कथन गलत है, और यहाँ क्या पूछा है, सही कथन नहीं है, मतलब जो गलत कथन है उसका चयन करना था, और आपका तीसरा कथन गलत है साथियों। सृजनात्मकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जरूर होती है साथियों, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो वो अलग चीज़ हो जाती है। अतः आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26वां क्वेश्चन है साथियों आपके, प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार उचित है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आपसे पूछा है, कक्षा में शिक्षार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होना चाहिए, कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक नहीं होना चाहिए, और जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। तो साथियों प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है छात्रों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होना चाहिए। देखिए प्रजातांत्रिक नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा छात्रों में स्वभाव में नहीं होती है, ये तो गलत चीज़ें हो जाती हैं, और कक्षा में शिक्षार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना। तो साथियों प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ओनली जो दूसरा कथन है वही हमको सही लग रहा है कि छात्र स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हो। अतः आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन, हिंदी, अंग्रेजी और जर्मनी। तो मित्रों यहाँ पर विकल्पों को देखते हुए आपका प्रथम विकल्प सही है, यहाँ पर लैटिन भाषा से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपका साइको प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, साइकोलॉजी। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 27 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 28, बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है निर्धारण, मापनी, प्रश्नावली, प्रयोगात्मक विधि और परियोजना विधि। तो साथियों यहाँ पर मनोवैज्ञानिक बतानी है, वैज्ञानिक विधि नहीं बतानी है आपको, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वैज्ञानिक नहीं बतानी है, कौन सी बतानी है, मनोवैज्ञानिक। तो साथियों मनोवैज्ञानिक विधि है यहाँ पर निर्धारण, मापनी। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 28 में। अगर आप सोचते हो कि इसमें प्रश्नावली या प्रयोजना आ जाएगी तो ये यहाँ पर मनोवैज्ञानिक विधियों में नहीं आती है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 चलते हैं।
वैचारिक क्रिया की अवस्था है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो मित्रों वैचारिक क्रिया की अवस्था बताना है। देखिए 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वो होती है वैचारिक उदय की अवस्था। इस अवस्था में बालक के अंदर नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। और 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो होती है वैचारिक क्रिया की अवस्था। वो अपने विचारों पर क्रिया करना यहाँ पर लग जाता है, इसलिए इसको वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहा जाता है। अतः आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 29 में। और साइकोलॉजी का अंतिम प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बिनेवे, साइमन और थ्रस्टन। तो साथियों उपरोक्त जो बुद्धि के संबंध में परिभाषा दी गई है ये परिभाषा थ्रस्टन के द्वारा दी गई है। तो ये चौथा विकल्प सही है। ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे, लिख लीजिए आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, फिर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करा दिए हैं। अब देखते हैं साथियों हिंदी के 30 प्रश्नों को, जो प्रश्न संख्या 61 से लेकर के प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 तक आपके चलने वाले हैं। तो चलते हैं हिंदी शिक्षण पर। तो मित्रों आ गए हैं हम भाषा फर्स्ट हिंदी के अंतर्गत। अगर आपके भाषा फर्स्ट हिंदी नहीं है, भाषा सेकंड हिंदी है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। शुरू करते हैं। हिंदी के 30 प्रश्नों को भी देखेंगे, फिर संस्कृत के देखेंगे साथियों। तो आपके प्रश्न नंबर 31 आता है, कौन विदेशी शब्द है? शब्द, धर्म, अंदाज और प्रकृति। तो मित्रों यहाँ पर देखिए जो अंदाज शब्द है ये एक विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द है? ये विदेशी शब्द है। बाकी ये तीनों विदेशी शब्द नहीं हैं, इसलिए आपका तृतीय विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 31 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। आराम से सोच समझ कर आंसर दिया करो मित्रों, मैं वापस कह रहा हूँ, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? पीढ़ियों, विशेष, लड़ना और सैकड़ों। तो मित्रों देखिए यहाँ पर आपको यही बताना है कि वो शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मित्रों देखिए पीढ़ियों, लड़ना और सैकड़ों, इनमें तो प्रत्यय लगा है, लेकिन जो विशेष शब्द है इसका निर्माण वी प्लस शेष से मिलकर हुआ है। तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? उपसर्ग है। अतः यहाँ पर आपका विकल्प सेकंड सही रहेगा प्रश्न 32 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 33। व्यवस्था में संधि है यण, दीर्घ, वृद्धि और गुण। तो मित्रों व्यवस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस अवस्था बराबर आपके शब्द क्या बनेगा? व्यवस्था। मतलब इसमें यण संधि है साथियों, क्योंकि ई के बाद असमान स्वर किस में आता है? यण संधि में आता है। अतः आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा 33 क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। नतमस्तक में कौन सा समास है? तत्पुरुषी, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो मित्रों नतमस्तक शब्द में आपको समास बताना है 34 प्रश्न में। देखिए नतमस्तक में आपका तत्पुरुष समास भी है और आपके बहुब्रीहि समास भी है। दोनों विकल्प सही है साथियों, प्रथम विकल्प भी सही है और आपका तीसरा विकल्प भी सही रहेगा इसमें। अगला प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। संज्ञा शब्द नहीं है ओरण, कुआं, लड़ना और जंगल। तो साथियों देखिए यहाँ पर ओरण, कुआं, जंगल तीनों ही संज्ञा शब्द है, लेकिन लड़ना क्या है? एक क्रिया है साथियों। क्या है? ये एक क्रिया है। अतः यहाँ पर लड़ना संज्ञा शब्द नहीं है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है विभिन्न नदियों का जल पीना। ये तो हमें नहीं लग रहा है भाई। एक नदी के विभिन्न घाटों का पानी पीना, एक स्थान पर नहीं रहना, देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। तो साथियों लोग कहते हैं कि उसने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, मतलब वो देश विदेश तक का उसके पास व्यापक अनुभव है। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 36 में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 पे चलते हैं। आपके प्रश्न नंबर 37 आता है मित्रों। 37वां क्वेश्चन क्या है? मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य है सरल वाक्य है
मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या कृतिवाच्य है। तो साथियों, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, इसमें मिश्र वाक्य है क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, संबंध बताया जा रहा है दोनों में मित्रों, इसलिए आपका सेकंड विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 पे चलते हैं। आपके प्रश्न नंबर 38 है, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? रेखांकित पदबंध है। तो इसमें मित्रों वैसे ये रेखांकित करना मैं भूल गया है, लेकिन यहाँ पर रेखांकित कहाँ तक करना है? शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, यहाँ तक रेखांकित वाक्य था ये, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो पदबंध देखने के लिए देखिए, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया, कौन सा पदबंध है आपको पदबंध देखना है। तो आप वाक्य के अंत में जो लास्ट शब्द होता है, जैसे यहाँ है आप शब्द, तो आप क्या है? एक सर्वनाम है, मतलब ये सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है साथियों। 38वें क्वेश्चन में आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा। क्लियर है सभी के ये भी मित्रों? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ अव्यय है, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और क्रियाबोधक। तो साथियों, यहाँ पर जो साफ साफ शब्द है वो आपको बताना है कि ये कौन सा अव्यय है साथियों। प्रश्न नंबर 39 में ये साथियों एक क्रिया विशेषण है, मतलब यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, कैसे कह दी, और उसने सारी बातें साफ साफ कह दी। तो तीसरा विकल्प सही है, इसमें कोई संबंध नहीं है, इसमें कोई विस्मया नहीं है, इसमें कोई क्रियाबोधक नहीं है, ये एक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तीसरा विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। पैसा कमाना एक बात है और पैसा ठीक तरह से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और युगल वाक्य। तो साथियों, यहाँ पर आप आराम से देखो, सरल वाक्य तो ये होगा नहीं क्योंकि इसमें और शब्द भी आ रहा है और प्लस इसमें और शब्द के अलावा क्रिया भी अलग अलग हो रही है। तो साथियों, ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है ये? संयुक्त वाक्य का। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन है 41 है, अशर्पियाँ लूटे कोयलों पर मुहर, इसका क्या आशय है? कोयले की रखवाली करना, बेपरवाह हो जाना, महंगी चीज के बजाय सस्ती चीज की परवाह करना और सोने के सिक्के लुटाना। तो साथियों, अशर्पियाँ लूटे और कोयलों पर मुहर लगा रहा है, तो फिर मतलब सीधी सा क्या हुआ कि महंगी चीज के बजाय सस्ती चीज की ज़्यादा परवाह कर रहा है व्यक्ति। तो आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 41 में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है, सही कथन है। कौन सा कथन सही लग रहा है आपको? कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है और कर्ता का वाक्य में कोई स्थान ही नहीं होता है। तो साथियों, 42वें क्वेश्चन में आप आराम से बता सकते हो कि वाक्य में कर्ता का स्थान प्रारंभ में होता है। जैसे कोई भी वाक्य हो, जैसे गीता पढ़ रही है, तो इसमें कर्ता कौन है? गीता है, जो कि वाक्य के प्रथम में आई है, तो इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, सरल वाक्य कौन सा है? श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है, राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है, और जो करे सो भरे। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरल वाक्य ओनली दूसरा विकल्प है, राम और सीता जाते हैं। यहाँ पर हालांकि और शब्द आ रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ और शब्द आने से ही ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं हो जाता है, क्योंकि मित्रों यहाँ पर भले ही कर्ता दो हो लेकिन क्रिया एक ही हो। जाते हैं मतलब सीधी सी चीज है, ऐसा तो नहीं है कि भाई राम विद्यालय जाता है और सीता घर जाती है। अगर ऐसा होता तो फिर वो संयुक्त हो जाता, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न है 44, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, यह कार तेज भागती है, उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है, और वह अत्यंत विनीत थे। तो साथियों, प्रश्न संख्या 44 में सही आंसर है सार्वनामिक विशेषण, मतलब जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों चीजें हो तो वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण, और वो है यह कार तेज भागती है। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 44 में। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। बताइए 45वां क्वेश्चन आपको देखना है अच्छी तरह से, सारा ध्यान यहाँ पर रखिए आप। इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? धैर्य, कुछ, एक, खिलाफ और कोशिश। तो साथियों कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित है आपको ये बताना है इसमें। मित्रों 45वां क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। देखिए धैर्य शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, धैर्य शब्द में यह प्रत्यय लगा हुआ है और मूल शब्द है इसमें धीर। धीर प्लस ये बराबर शब्द बन जाता है धैर्य। प्रथम विकल्प सही है। और साथ में जो चौथा विकल्प है कोशिश, इसमें भी साथियों प्रत्यय लगा है, अतः आपका चौथा विकल्प भी इसमें सही रहेगा। प्रथम और चौथा दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। स्वाभाविक शब्द इनमें से क्या है? संधि और समास, समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय और उपसर्ग और संधि। तो साथियों बताइए राइट आंसर स्वाभाविक शब्द इनमें से क्या क्या है। प्रश्न नंबर 46 में आंसर बताना है और इसका सही आंसर है इसमें समास भी है और उपसर्ग भी है। इसमें स्वयं तो उपसर्ग लग रहा है और इसमें उपसर्ग भी है और इसमें प्रत्यय भी है, मतलब आपका दूसरा और तीसरा दोनों ही विकल्प सही है प्रश्न नंबर 46 में। क्लियर है सभी के साथियों। नेक्स्ट अच्छा इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 47 है। इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? सोहन दौड़ता है, एकदम निकलना, धीरे धीरे चला गया और एक प्रेरणा। तो साथियों किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है आपको सही आंसर देना है प्रश्न नंबर 47 में। आपके 47 जो क्वेश्चन है साथियों उसमें सोहन दौड़ता है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए दौड़ता है, सोहन दौड़ता है, तो इसमें विशेषता कहाँ बताई जा रही है? दौड़ना उसकी विशेषता थोड़ी है, दौड़ना तो क्रिया है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा 47 में। अगला प्रश्न नंबर 48। अंग्रेजी में किसकी दक्षता असंदिग्ध में रेखांकित पद का अर्थ है? ये जो असंदिग्ध शब्द है इसका मतलब क्या निकलता है? संदेह रहित, निश्चित, सुनिश्चित और अनिश्चित। तो साथियों असंदिग्ध का आपको सही आंसर देना है। असंदिग्ध का सही आंसर इसमें बताइए प्रश्न नंबर 48 में। आपके 48वें क्वेश्चन में राइट आंसर है संदेह रहित। असंदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदेह रहित। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 48 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। कवि का स्त्रीलिंग होगा? कवि, कवियत्रो, लेखिका और कवियत्री। तो साथियों कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। क्या होता है? कवियत्री। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 49 में। अगला प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। 50वां क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य का चयन करना है आपको प्रश्न संख्या 50 में। मित्रों विकल्प एक है राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा। सेकंड विकल्प मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। तीसरा विकल्प वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो साथियों यहाँ पर मिश्र वाक्य है आपका मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, यह मिश्र वाक्य है। बाकी चौथा संयुक्त वाक्य है और पहला दूसरा सरल वाक्य है। तो तीसरा विकल्प आपका रहेगा सही यहाँ पर प्रश्न 50 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51। कौन सा युग्म विमेल है? गीत विधि पद्य शिक्षण, द्विभाषा विधि अनुवाद शिक्षण, रंगमंच विधि नाटक शिक्षण और दंडान्वय विधि गद्य शिक्षण। तो साथियों यहाँ पर आपको सही आंसर देना है कि कौन सा आपको सही मेल नहीं लग रहा है, मतलब जो जोड़ा सही नहीं है उसका चयन करना है साथियों यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर है दंडान्वय विधि गद्य शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती है। चौथा विकल्प आपका सही है, ये विमेल है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52। इनमें से सही कथन कौन सा है? सही कथन का चयन करना है। वार्षिक योजना वर्ष भर के शिक्षण सत्र के लिए बनाई गई योजना होती है। इकाई योजना एक से अधिक पाठों के शिक्षण के लिए बनाई गई योजना होती है। दैनिक पाठ योजना एक पाठ के शिक्षण के लिए बनाई गई योजना होती है और उपरोक्त सभी। तो साथियों कौन सा कथन सही लग रहा है? बताइए राइट आंसर। सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए।
मित्रों राइट आंसर आपका है इसमें उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए चौथा विकल्प राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 देखेंगे साथियों। वीमेल है श्रवण कौशल ध्वनि ज्ञान, भाषण कौशल लिपि ज्ञान, पठन कौशल लिपि ज्ञान और लेखन कौशल लिपि ज्ञान। तो साथियों राइट आंसर बताइए कौन सा आपको वीमेल मतलब बेमेल दिख रहा है। सारा ध्यान यही होना चाहिए साथियों। राइट आंसर इसका आता है जो आपका भाषण कौशल है, इसके लिए लिपि ज्ञान जरूरी नहीं है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है। बाकी श्रवण कौशल के लिए ध्वनि ज्ञान जरूरी है कि भाई सामने वाला क्या बोल रहा है वो आपको अच्छी तरह से पहचान में आना चाहिए। पठन कौशल के लिए लिपि ज्ञान जरूरी है, लेखन कौशल के लिए लिपि ज्ञान जरूरी है, लेकिन भाषण में तो क्या बोला जाता है साथियों, इसलिए इसमें लिपि ज्ञान आवश्यक नहीं है। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 53 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54। अध्यापक विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से दिखाकर फिर उसके अंशों को बताता है, यह किस शिक्षण से नियम से संबंधित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 54 में। मित्रों देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि पहले संपूर्ण विषय वस्तु बता रहा है और फिर अंशों को, तो वो कहलाएगी पूर्ण से अंश की ओर। आपका चौथा विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 पे चलते हैं साथियों। आपका 55वां प्रश्न आता है। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है सूत्र विधि, अव्याकृत विधि, आगमन निगमन विधि और अन्वय व्यतिरेक विधि। तो व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आपकी आती है साथियों आगमन निगमन विधि। तीसरा विकल्प सही है, पहले आगमन विधि का प्रयोग और उसके पश्चात निगमन विधि का प्रयोग। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 55 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 देखेंगे साथियों। अव्याकृत विधि से संबंधित सही कथन कौन सा है? इस विधि का दूसरा नाम भाषा संसर्ग विधि है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि है, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है और उपयुक्त कथन सभी कथन सही है। तो मित्रों जो अव्याकृत विधि है ये सभी कथन इसके सही है, अतः आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 56 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 पे चलते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उद्देश्य की पूर्ति करे तो कहलाता है। मित्रों वेदता, वेद्यता नहीं है, सॉरी ये वेदता लिखा था मैंने ना, वेद्यता लिखा गया है ये गलती से, वेदता, विश्वसनीयता, व्यापकता और इनमें से कोई नहीं। तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है और यदि उस उद्देश्य की वो पूर्ति करता है तो उसको वेदता के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? वेदता के नाम से। अतः आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न नंबर 57 में। अगला प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। 58वां क्वेश्चन है। छात्र छात्राओं का विद्यालय में मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के प्रकार में किसका प्रयोग नहीं होता है? बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, वाक्य पूर्ति वाले प्रश्न और आत्मनिष्ठ प्रश्न। तो साथियों कौन से प्रश्नों का प्रयोग नहीं होता है मूल्यांकन में? देखिए बहुविकल्प भी होते हैं, अति लघुत्तरात्मक भी होते हैं, वाक्य पूर्ति भी होते हैं, लेकिन आत्मनिष्ठ प्रश्न इसमें नहीं होते हैं साथियों। अतः आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 58 में। अगला प्रश्न नंबर 59। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। मॉरिसन शिक्षण की इकाई पद्धति आत्मीकरण को महत्व देते हैं। हर्बर्ट अपनी इकाई पद्धति में प्रस्तुतिकरण पर बल देते हैं। भारतीय उपागम के 3 पहलू है, अदा, प्रक्रिया और प्रदा और उपरोक्त सभी। तो साथियों ये जो तीनों कथन हैं ये तीनों कथन ही सही है, अतः आपका चौथा विकल्प सही है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। मित्रों अंतिम प्रश्न देखेंगे हिंदी शिक्षण का, इसके बाद संस्कृत के प्रश्न 61 से लेकर 90 तक करने वाले हैं, बहुत ही शानदार। आपके लैंग्वेज संस्कृत फर्स्ट हो या लैंग्वेज संस्कृत सेकंड हो, दोनों के लिए ही वो उपयोगी है। तो प्रश्न नंबर 60 पे चलते हैं। मित्रों 60वां प्रश्न है। शाबाश, हाँ, नहीं आदि शब्द अध्यापक किस कौशल में प्रयुक्त करता है? पुनर्बलन कौशल में, प्रदर्शन कौशल में, प्रश्न सहजता कौशल में और खोजपूर्ण प्रश्न कौशल में। तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर है पुनर्बलन कौशल में अध्यापक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे किसी छात्र ने कोई उत्तर बताया तो उससे कहते हैं शाबाश, वेरी गुड,
ऐसा कहा जाता है। तो ये क्या है, पुनर्बलन दिया जा रहा है उसको, इसलिए मित्रों आपका प्रत्यय विकल्प सही है। तो 60 क्वेश्चन करा चुके हैं, साइकोलॉजी के 30, हिंदी के 30। अब लिख लीजिए कितने क्वेश्चन हो रहे हैं अभी तक। अब संस्कृत के देखेंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए संस्कृत के प्रश्नों को भी देख लेते हैं साथियों। आ गए हम संस्कृत के प्रश्नों पर, जो आपको प्रश्न संख्या 61 से प्रश्न संख्या 90 तक संस्कृत के ग्रामर और शिक्षण विधियों के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि पूरे 150 प्रश्न देखे हुए तो आपको लगेगा कि बिल्कुल रीड का पेपर ही दिया हमने, बिल्कुल ऐसा फील आ जाएगा, गारंटी देता हूँ। वैसे लग रहा होगा आपने अगर 60 क्वेश्चन देखे होंगे तो। मित्रों आपका प्रश्न नंबर 61 आता है, आगत्य पदे प्रत्यय वर्तते, मतलब आगत्य शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? कत, ल्यप, कत्वतु और यत। तो साथियों आगत्य शब्द में ल्यप प्रत्यय है। देखिए ल्यप प्रत्यय की एक पहचान बताता हूँ, ज़्यादा जानकारी है नहीं हालांकि, किसमें ये शेष रहता है और साथ ही जो आपका ये शेष रहता है उसमें आधा वर्ण भी अधिकतर मिल जाएगा आपको। और साथियों इसमें आपको ये जो लेप प्रत्यय है इसमें ये तो शेष रहता है, साथ में आपको उपसर्ग भी दिख जाता है, अतः आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62, तंडुलान पदे का विभक्ति। तंडुलान पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी और द्वितीया। तो साथियों राइट आंसर बताना है आपको। जो तंडुलान शब्द है इसमें आपके द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है साथियों? द्वितीय विभक्ति है, अतः आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 पे चलते हैं। आपके 63वां क्वेश्चन है, अतिष्ठत इति पदे धातु वर्तते। अतिष्ठत शब्द में कौन सी धातु है? तिष्ठ धातु, स्था धातु, अतिष्ठ धातु और इष्ट धातु। तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर है, अतिष्ठत शब्द में स्था धातु होती है। कौन सी धातु होती है? स्था। देखिए तिष्ठ, अतिष्ठ, इष्ट ऐसी कोई धातु नहीं होती है, इसलिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर आपके 63 में आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 64, 64वां क्वेश्चन है साथियों, तद्वचनानि पदे संधिरस्ति। तद्वचनानि पद में कौन सी संधि है? राइट आंसर देना है यहाँ पर आपको। शचुत्व संधि, जशत्व संधि, शटुत्व संधि और अनुनासिक संधि। तो मित्रों तद्वचनानि जो पद है इसमें आपके कौन सी संधि है मित्रों? यहाँ पर इसका सही आंसर है आपके दूसरा विकल्प, जशत्व संधि है। इसमें कौन सी संधि है? जशत्व। तो आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 64 में। अगला प्रश्न नंबर 65 देखेंगे साथियों। 65वां क्वेश्चन है आपके, उपेक्ष पदे उपसर्ग है वर्तते। उपेक्ष पद में उपसर्ग है, ये बताना है आपको। उप, उ, उपेक्ष और उप। तो जो उपेक्ष शब्द है इसमें मित्रों उप उपसर्ग है। देखिए उप ये हलंत वाला ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता है, इसलिए आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। क्लियर है सभी साथियों के? अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 66, तत्रेक है पदे संधिरस्ति। ये जो तत्रेक है पद है इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और यण संधि है। तो साथियों राइट आंसर बताना है आपको। तत्रेक शब्द में आपके वृद्धि संधि है। देखिए तत्रेक का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्र प्लस एक, तत्र प्लस एक, और ए के बाद में ए आता है तो उसका बड़ा ए बन जाता है बड़ा ए, और ये होती है वृद्धि संधि। ठीक है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 66 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, श्रुत्वा पदे प्रत्यय वर्तते। श्रुत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कत, कत्वा, तल और अनियर। तो मित्रों श्रुत्वा शब्द में आपके कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। कत्वा पहचान की बड़ी ही अच्छी और सरल पहचान है, प्रत्यय इसमें पहचानना है आपको। तो बाद में अगर त्वा शब्द मिलता है आपको तो उसमें मतलब कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 68 पे चलते हैं। उद्यानम पुष्पाणि विकसंति शुद्ध है रूपम अस्ति। मतलब उद्यान में पुष्प विकसित होते हैं, इसका शुद्ध रूप बताना है आपको।
उद्यानात् पुष्पाणि विकसन्ति, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यानाय पुष्पाणि विकसन्ति और उद्यानयन पुष्पाणि विकसन्ति। तो साथियों इसका सही आंसर बताइए प्रश्न नंबर 68 में राइट आंसर इसका क्या रहेगा साथियों, बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर है उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 68 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69 पे चलते हैं। राम वन में जाकर खेलता है, संस्कृत अनुवाद है करोति। संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। रामम वनम गत्वा क्रीडति, राम है वनम गत्वा क्रीडति, राम है वनाय गत्वा क्रीडति और राम है वने गत्वा क्रीडति। तो साथियों राइट आंसर आपको देना है प्रश्न नंबर 69 में। देखिए राइट आंसर जो आता है साथियों वो रहेगा राम है वनम गत्वा क्रीडति। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 69 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 70वां क्वेश्चन है वनम गत्वा में, वनम में द्वितीय विभक्ति किम सूत्रेण भवति। ये थोड़ा हिंदी में लिखा गया है संस्कृत में लिखते लिखते। तो जो वनम गत्वा शब्द है इसमें जो वनम है इसमें द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। गमने द्वितीया, सह युक्ते प्रधाने, एकतितम चे, आधारे सप्तमी। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। वनम गत्वा में जो वनम शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। मित्रों प्रश्न नंबर 70 में आपका प्रथम विकल्प सही है गमने द्वितीया जाने के कारण। प्रथम विकल्प राइट रहेगा प्रश्न नंबर 70 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 71। द्रक्ष्याव है किम लकार है पुरुष है वचनम रूपम वर्तते। ये देखिए जो द्रक्ष्याव है शब्द है इसमें लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको अगर द्रक्ष्याव है शब्द है इसमें लकार पहचान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो लकार ही समान मिल रहे, दो ऑप्शन आप बाहर निकाल सकते हो। लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिरिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन और लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो साथियों सबसे पहले द्रक्ष्याव शब्द है इसमें लकार देखिए, इसमें कौन सा लकार है आपको ये पता होना चाहिए। तो मित्रों आप आसानी से इसमें बड़ी ही आसानी से, बाकी के पता नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने लकार पहचान लिया तो बताइए कौन सा लकार है इसमें साथियों। द्रक्ष्याव शब्द में साथियों लिरिट लकार है। कौन सा लकार है, लिरिट लकार है। आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 71 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 72। बालक षष्ठी एक वचनम रूपम। बालक जो शब्द है इसका षष्ठी एक वचन रूप बताइए। बालकम, बालकाः, बालकेषु और बालकस्य। षष्ठी एक वचन बालक शब्द का बताना है आपको प्रश्न नंबर 72 में। तो साथियों 72 में षष्ठी एक वचन आएगा आपके बालकस्य। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 72 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73। उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्रम। प्राद यह है उपसर्गा क्रिया योगे, भुवाद योधात्व है और गति। तो साथियों उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र आपको बताना है। इसका राइट आंसर है उपसर्गा है क्रिया योगे। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 73 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 74। बाला शब्द है प्रकृति प्रत्यय। ये जो बाला शब्द है ये किससे बना है। बाल प्लस टाप, बाल प्लस ए, बाल प्लस यत और बाल प्लस शानच। तो साथियों जो बाला शब्द है इसमें है बाल प्लस टाप, बराबर शब्द बनता है, इसमें टाप प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द क्या बनेगा बाला। प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 75। नेतुम शब्द प्रत्यय वर्तते। नी प्लस कत्वा, नी प्लस क्षत्रिय, नी प्लस तुमुन और नी प्लस अनियर। तो मित्रों जो नेतुम शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आपका सही आंसर है नी प्लस तुमुन, बराबर शब्द बनेगा नेतुम। तुमुन प्रत्यय की पहचान है कि बाद में तुम शब्द आपको दिख जाएगा साथियों। तो आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट है प्रश्न नंबर 75 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76। हरि है वैकुंठम अधिशेते वाक्यस्य द्वितीय विभक्ति पदे वर्तते। इस वाक्य में द्वितीय विभक्ति का कौन सा पद है। अधिशेते, हरि है, वैकुंठम और न कोयपि, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर आपके पद आता है वैकुंठम। तीसरा विकल्प सही रहेगा। ठीक है प्रश्न नंबर 76 में।
हरि है वैकुंठम अधिशेते में, ये जो 3 शब्द है इसमें से द्वितीय विभक्ति किसमें प्रयुक्त हुई है? वैकुंठम में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77, उपसमिदम समास है, विग्रह है, वर्तते। उपसमिदम शब्द का समास विग्रह होगा समीपम समिद है, समिद है समीप, समिद है समीपम और समिदस्य समीपम। तो साथियों उपसमिदम जो शब्द है इसका समास विग्रह आपको बताना है 77 में। मित्रों राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आता है समीद है समीपम। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 77 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78, वाक्येषु प्रश्न निर्माणम कुरुत है। वाक्य से प्रश्न का निर्माण करिए। न्यायाधीश है, हरिश्चंद्र है, आसीत। तो आप बताइए कि प्रश्न निर्माण करोगे तो कौन सा शब्द लगाओगे? किम, कह, कम और केभ्य। तो साथियों राइट आंसर बताना है आपको। न्यायाधीश है, हरिश्चंद्र, आसीत, इससे प्रश्न निर्माण करना है। इससे साथियों इसका राइट आंसर है कह है। आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 79 आता है, रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये रिक्त स्थान है। फिर है कुलम नष्ट है, कुपुत्रेण, सुपुत्रेण, राजकुमार है और सर्वाणी। तो कुल को नष्ट कौन करता है? कुपुत्र कुल को नष्ट कर देता है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा, कुपुत्रेण कुलम नष्टम। आपका प्रथम विकल्प सही है 79 प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80 पे चलते हैं साथियों। आपके 80वां क्वेश्चन है, देखो एवं कहो विधि कथयति। देखो और कहो विधि को कहा जाता है। चित्र है विधि, अनुकरण है विधि, भाषा यंत्र है विधि और वर्णोच्चारण है विधि। तो साथियों देखो एवं कहो विधि को चित्र विधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें चित्र को देखा जाता है और फिर कुछ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं। अब जो शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे लिख लीजिए इनको। भारत देशस्य पाठ्य पुस्तक है विधि समर्थक है वर्तते। भारत देश में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक हैं लॉर्ड मेकाले, रामकृष्ण गोपाल, डॉक्टर वेस्ट और डॉक्टर कीट। तो साथियों भारत देश में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक है आपके डॉक्टर वेस्ट। तीसरा विकल्प सही रहेगा 81 क्वेश्चन में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रीड भर्ती में आने के पूरे चांस है इस क्वेश्चन के। तो विशेष तौर पे आपको इस क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 पे चलते हैं। प्रारंभिक स्तरे संस्कृत व्याकरण है, सर्वोत्तम प्रणाली अस्ति, सूत्र प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, निगमन प्रणाली और सर्वाणी। तो साथियों प्रारंभिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है? संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा अव्याकृति प्रणाली। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। सूत्र प्रणाली, निगमन प्रणाली तो उच्च स्तर पर उपयोगी होती है, इसलिए पहला और तीसरा ये गलत हो जाता है। ओनली सेकंड ही विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 देखेंगे। हर्बर्टीय पंचपदीय प्रणाली कति पदे वर्तते। जो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है इसमें कितने पद है? 6 पद है, 7 पद है, 4 पद है और 5 पद है। साथियों हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में कुल 5 पद है, मतलब चौथा विकल्प सही है, जिसमें इन्होंने प्रस्तुतिकरण पर बल दिया है। किस पर बल दिया है साथियों? प्रस्तुतिकरण पर, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84, इधर देखिए जरा ध्यान से। भाषा संसर्ग विधि अस्ति, नवीन विधि, नवीनतम विधि, प्राचीन विधि और सर्वाणी। तो साथियों जो भाषा संसर्ग विधि है ये कैसी विधि है? नवीन है, नवीनतम है, प्राचीन है या सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर देना है आपको मित्रों। इसका राइट आंसर है ये एक प्राचीन विधि है। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 85, महर्षि पाणिनि है प्रमुख व्याकरणिक रचना है वर्तते। महर्षि पाणिनि जी की प्रमुख जो व्याकरणिक रचना है वो कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी, चरक संहिता, महाभाष्य और अष्टाध्यायी। तो साथियों महर्षि पाणिनि जी की जो प्रमुख रचना है वो है अष्टाध्यायी, इन्होंने लिखी थी साथियों। चौथा विकल्प सही है। देखिए प्रमुख पुस्तकों में से भी क्वेश्चन आता है रीट में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किए हैं। सूक्तियों में से, प्रश्न निर्माण में से, सभी में से क्वेश्चन आते हैं साथियों आपके। प्रश्न नंबर 86,
प्रारंभिक कक्षा या है मौखिक कार्य है प्रारंभ करोति किम विधि प्रयोग है। मतलब प्रारंभिक कक्षा में जब आप मौखिक कार्य प्रारंभ करोगे तो कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? प्रसंग विधि, उद्बोधन विधि, तुलना विधि और कोश विधि। तो साथियों राइट आंसर आपको देना है इस प्रश्न में। राइट आंसर बताइए, प्रारंभिक स्तर पर मौखिक कार्य आरंभ करने में कौन सी विधि का प्रयोग होगा? साथियों इसका राइट आंसर है उद्बोधन विधि। दूसरा विकल्प मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृत की दृष्टि से ये साथियों, इसको भी आप लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 87 आपके 87वां क्वेश्चन है। अर्थबोध विधि है कथयति, अर्थबोध विधि को कहा जाता है व्याख्या विधि, तुलना विधि, भाष्य विधि और परंपरागत विधि। तो साथियों अर्थबोध विधि को क्या कहा जाता है, आपको राइट आंसर देना है प्रश्न नंबर 87 में। मित्रों राइट आंसर बताना है इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा परंपरागत विधि कहा जाता है, क्योंकि अर्थबोध विधि भी प्राचीन काल से ही चली आ रही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 देखते हैं मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 88 आता है, संस्कृत शिक्षण पद्य शिक्षण सर्वश्रेष्ठ विधि वर्तते। संस्कृत शिक्षण में पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है दंडात्मक विधि, खंडान्वय विधि, भाष्य विधि और नाट्य प्रणाली। तो साथियों संस्कृत शिक्षण में पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है खंडान्वय विधि को। किस विधि को माना जाता है साथियों? खंडान्वय विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। सेकंड विकल्प सही रहेगा यहाँ पर भी। प्रश्न नंबर 89 पे आता है, व्यास प्रणाली उपनामम वर्तते। व्यास प्रणाली का उपनाम है भाष्य प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, गीत एवं नाट्य प्रणाली और तुलना प्रणाली। तो मित्रों जो व्यास विधि है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर आपको देना है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा भाष्य प्रणाली। व्यास या भाष्य प्रणाली दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। आपका प्रथम विकल्प सही है। और संस्कृत का अंतिम प्रश्न नंबर 90 देखेंगे साथियों। 90वां क्वेश्चन है, दंडान्वय है प्रणाली कस्य स्तरे उपयोगी वर्तते। दंडान्वय प्रणाली किस स्तर पर उपयोगी है? प्रारंभिक स्तरे, माध्यमिक स्तरे, उच्च स्तरे और सर्वाणी। तो मित्रों दंडान्वय प्रणाली यहाँ पर आपके कौन से स्तर पर उपयोगी है? राइट आंसर आपको बताना है। दंडान्वय प्रणाली अभी अपन ने देखी थी, तो मित्रों ये प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 90 में। तो ये संस्कृत के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। टोटल 90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लिख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं साथियों। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो साथियों आ गए हम सामाजिक शिक्षण भाग 4 जो कि अंतिम भाग है आपका। प्रश्न 91 से लेकर प्रश्न 150 तक सामाजिक शिक्षण के 60 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट जो सामाजिक के अंतर्गत चलते हैं, जो आपके रीट के पेपर में जो पैटर्न होता है उसी आधार पर ये 60 क्वेश्चन हैं टीचिंग मेथड सहित। तो देखते हैं इन 60 प्रश्नों को। कमेंट करके जरूर जाना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 91 आता है, 73वें संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को कितने कार्य सौंपे गए? 18, 23, 29 और 32। तो साथियों जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ग्राम पंचायत को कुल 29 कार्य सौंपे। कितने कार्य सौंपे गए थे? 29 कार्य। अतः आपका तीसरा विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया? 2005, 2006, 2007 और 2008। तो मित्रों सूचना का अधिकार लागू किया गया था भारत में 2006 में। कब किया गया था मित्रों? 2006 में ही सूचना का अधिकार लागू किया गया था। अतः दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93, कौन सा कथन सत्य है? सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में पर्यटकों को 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया। पलाश को जंगल की ज्वाला कहते हैं और उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो मित्रों यहाँ पर ये जो तीनों कथन हैं ये तीनों ही कथन सत्य है। अतः आपका जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी सत्य है, ये आपका सही आंसर रहेगा। देखिए सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। राजस्थान में पर्यटकों को 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया था और प्लास को जंगल की ज्वाला कहते हैं। अतः आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है साथियों 94 में। 93 में। नेक्स्ट प्रश्न है 94, सही नाम से मिलान नहीं करने वाला कथन है।
जो आपको लगता है कि ये मिलान सही नाम से नहीं कर रहा है तो वो बताना है आपको। मिलान नहीं करने वाला, सही मिलान नहीं है जिसका, वो देखना है। वर्टिसोल्स काली मिट्टी, एंटीसोल्स पीली एवं भूरी मिट्टी, एरिडीसोल्स शुष्क मिट्टी और अल्फीसोल्स बलुई मिट्टी। तो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर जो अल्फीसोल्स है इसका संबंध बलुई मिट्टी से नहीं होता है, बाकी तीनों तो राइट है। अतः आपका यहाँ पर कथन 4 जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 94 में चौथा विकल्प राइट रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 95, कौन सा विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह है? ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो मित्रों सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह होता है ब्रह्मा विवाह। कौन सा विवाह सर्वश्रेष्ठ होता है? ब्रह्मा विवाह। पुराने वेदों के अनुसार है ये, तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96 पे चलते हैं। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 255 बीसी, 261 बीसी, 271 बीसी और 273 बीसी। तो साथियों 96 में आपको सही आंसर देना है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। मित्रों कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही है। जरूर कमेंट करके जाए साथियों। बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ SST के भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे 60 क्वेश्चन आते हैं ना, तो कम से कम मैं ये मान के चलो आप 35 से 40 क्वेश्चन आपके इन टेस्टों में से आ जाएंगे, अगर सारे टेस्ट आप अटेंड करते हो तो। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। प्रश्न 97 है मित्रों, सूफी संप्रदाय में इस्लाम कानून को मानने वाले कहलाते थे बाशरा, बेशरा, हुरियत और वली। साथियों सूफी संप्रदाय में जो इस्लाम कानून को मानते थे उनको कहा जाता था बाशरा। क्या कहा जाता? बाशरा। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 97 में। अगला प्रश्न नंबर 98 चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1574, 76, 78 और 90। तो मित्रों हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में हुआ था अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में। तो दूसरा विकल्प आपका सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 98 में। नेक्स्ट प्रश्न 99, आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और सर सैयद अहमद खान। तो मित्रों आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 99 में। अगला प्रश्न नंबर 16 देखेंगे मित्रों। सामाजिक अध्ययन में ये टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन है। मानव को केंद्र माना गया है। इसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो साथियों ये तीनों ही कथन सत्य है, अतः आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 100 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 101, 101वां क्वेश्चन है। ये भी टीचिंग मेथड से संबंधित रखता है। ब्लूम ने अपने शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत संज्ञानात्मक पक्ष को किन भागों में विभाजित किया? ज्ञान व उपबोध, ज्ञानोपयोग व विश्लेषण, अभिरुचि व मूल्यांकन और उपयुक्त सभी। तो साथियों ब्लूम ने जो अपने शैक्षिक उद्देश्य है तीनों ही प्रकार के बताए हैं, अतः आपका जो चौथा विकल्प है यहाँ पर वो सही रहेगा प्रश्न नंबर 101 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102 आता है मित्रों। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? रावी, सिंधु, भोगवार और हिंदन। साथियों मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? सिंधु नदी के। अतः आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न 102 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है साथियों 103। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू विवाह अधिनियम 1950।
तो साथियों देखिए यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है आपके हिंदू विवाह अधिनियम 1950, ये सही सुमेलित नहीं है साथियों, इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है 103 में वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र झांसी किस राज्य में है? एमपी, यूपी, राजस्थान और उड़ीसा। तो साथियों झांसी आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। दूसरा विकल्प आपका सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मित्रों, प्रश्न नंबर 105, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। तो साथियों करो या मरो का नारा देने वाले थे महात्मा गांधी। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 105 में। क्लियर है सभी के? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न 106, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और चतुस्तरीय। तो मित्रों पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर है आपके त्रिस्तरीय। कितने स्तर की है? त्रिस्तरीय है साथियों, अतः आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 106 में। नेक्स्ट प्रश्न 107, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो मित्रों 107वें क्वेश्चन में आपके सेकंड विकल्प सही है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह होता है। तो दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 107 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 108, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो साथियों भारत का जो दक्षिणी इलाका है उसकी यहाँ पर आपसे पूछा है, तो जो भारत का दक्षिणी इलाका है वहाँ पर आपके हिंद महासागर स्थित है। कौन सा महासागर स्थित है साथियों? हिंद महासागर। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा 108वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 109, 1765 में शाह आलम द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई? सूरत संधि, इलाहाबाद संधि, पुरंदर संधि और बड़गांव की संधि। तो साथियों प्रश्न नंबर 109 में आपका सही आंसर जो है वो रहेगा इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम सेकंड और अंग्रेजों के मध्य सन 1765 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है साथियों प्रश्न नंबर 110, कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और उपयुक्त सभी। तो साथियों ये सभी नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 110 में। अगला प्रश्न नंबर 111 देखेंगे साथियों। 111वां क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में गांधी जी ने कहाँ पर अनशन किया? अहमदाबाद, पुणे, नागपुर और वर्धा। साथियों गांधी जी ने पुणे में विरोध किया था। कहाँ पर विरोध किया था? पुणे में। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 111 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 112, किस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया? राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम और उपयुक्त सभी। तो साथियों इन सभी को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया था, अतः आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 112 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 113, साइमन कमीशन भारत आया 1927 में, 1928 में, 1929 में और 1930 में। तो मित्रों साइमन कमीशन भारत आया था आपके सन 1928 में। कब आया था साथियों? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, अतः सेकंड विकल्प आपका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 114 देखेंगे साथियों। 114वां क्वेश्चन है, ये देखिए 114वां प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। साथियों भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है
कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही संविधान की आत्मा कहा है। विकल्प सेकंड सही है साथियों प्रश्न 114 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 115, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, देश की रक्षा का आह्वान और अल्पसंख्यकों को संरक्षण। साथियों जो मूल कर्तव्य नहीं है उसका चुनाव करना है। देखिए यहाँ पर हमारा मूल कर्तव्य नहीं है अल्पसंख्यकों को संरक्षण, तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 115 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 116, किस राष्ट्रपति ने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया? वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती और उपयुक्त सभी। साथियों प्रश्न नंबर 116 में चौथा विकल्प सही है। इन सभी ने राष्ट्रपति के कार्यवाहक रूप में कार्य किया था। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 116 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 117। तो साथियों प्रश्न 117 आता है। मित्रों ये प्रश्न थोड़ा मिस टाइप है तो इस पे बोनस दिया जाता है, इसको आप हटा दीजिए प्रश्न 117 को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 118 आता है। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग की लड़की व उच्च वर्ग का लड़का होता है, निम्न वर्ग की लड़की व निम्न वर्ग का लड़का होता है, निम्न वर्ग की लड़की व उच्च वर्ग का लड़का होता है, या उच्च वर्ग की लड़की और निम्न वर्ग का लड़का होता है। तो साथियों प्रश्न नंबर 118 में आपका सही आंसर है कि जो अनुलोम विवाह है उसमें निम्न वर्ग की तो लड़की होती है और उच्च वर्ग का लड़का होता है। तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न 118 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 119, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से राज्य भेंट किए? काबुल, मकरान, कंधार और उपयुक्त सभी। तो मित्रों प्रश्न नंबर 119 में आपका चौथा विकल्प सही है। ये सभी राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट किए गए थे सेल्यूकस के द्वारा। प्रश्न 120, मौर्य काल में जिन 18 शीर्षस्थ अधिकारियों का उल्लेख मिलता था उन्हें क्या कहा जाता था? अमात्य, तीर्थ, पुरोहित और धर्मत। तो साथियों उनको प्रश्न नंबर 120 में कहा जाता था तीर्थ। जो 18 शीर्षस्थ अधिकारी थे मौर्य काल में उनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था साथियों। अतः आपका यहाँ पर सेकंड विकल्प सही रहेगा प्रश्न 120 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 121, गुप्त काल में नगर का प्रधान अधिकरण कहलाते थे? पुरपाल, महंत, विषयपति और गोप्ता। तो साथियों इसको कहा जाता था पुरपाल। क्या कहा जाता था साथियों? पुरपाल कहा जाता था इनको। आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न 122, राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार और देशहरों का पठार। तो साथियों इसका सही आंसर है राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार है आपके उड़िया का पठार। प्रथम विकल्प सही है साथियों यहाँ पर भी आपके। प्रश्न 123, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? ब्यावर, चित्तौड़गढ़, नसीराबाद और गंगानगर। तो साथियों राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र जो मिल है वो ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी। ये ब्यावर नहीं ब्यावर है, ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी। प्रथम विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124वां क्वेश्चन है साथियों, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता था? रेड, विराटनगर, नागौर और ब्यावरा। तो मित्रों प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते थे आपको ये बताना है प्रश्न 124 में। तो रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। प्रथम विकल्प आपका इसमें सही है साथियों प्रश्न 124 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 125। मित्रों प्रश्न 125 है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 30%, 40%, 50% और 60%। तो मित्रों एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पर विश्व की
लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। चौथा विकल्प सही है। साथियों प्रश्न नंबर 126 है, कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों की नहीं है? तो जो विशेषता आग्नेय चट्टानों की नहीं है उनका आंसर बताइए। इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इनमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। इनका निर्माण मैग्मा व लावा के ठंडे होने से हुआ है और इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। तो साथियों प्रश्न नंबर 126 में चौथा विकल्प सही है। इन्हें परतदार चट्टान नहीं कहते हैं साथियों। तो आपका प्रश्न 126 चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न 127 है, डुरंड रेखा किन किन के बीच स्थित है? भारत व पाकिस्तान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान, भारत व चीन और भारत व बांग्लादेश। तो साथियों पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच ये रेखा स्थित है। आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 127 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 128 है मित्रों, 128वां क्वेश्चन, कोपरा अधिनियम किससे संबंधित है? उपभोक्ता कानून से संबंधित है, न्यायिक संगठन से संबंधित है, खेल कानून से संबंधित है और भू राजस्व अधिनियम से संबंधित है। तो मित्रों कोपरा कानून आपके उपभोक्ता कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपभोक्ता कानून से। प्रथम विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न 129, मेवाड़ का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग और स्वर्णगिरी दुर्ग। तो मित्रों प्रश्न 129 में आपका सेकंड विकल्प सही है। मेवाड़ का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 130 आता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मेवाड़ के राजप्रसाद सबसे बड़े राजप्रसाद हैं। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। पैलेस ऑन व्हील रेलगाड़ी 1982 में प्रारंभ हुई थी और उपयुक्त सभी। तो मित्रों ये सभी कथन सत्य है, अतः आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न 130 में। अब देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 131वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार थॉमस एस रिस्क माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? सामाजिक परियोजना, आर्थिक परियोजना, उत्पादक परियोजना और पर्यावरण परियोजना। तो थॉमस एस रिस्क ने माध्यमिक जो विद्यालय है उनके लिए उत्पादक परियोजनाएं तैयार की थी, अतः आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 131 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्षा अध्यापन, शैक्षिक नियोजन और सामाजिक विकास। तो साथियों मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों के ज्ञान की जांच करना। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है। प्रश्न 133 आता है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता और नकारात्मकता। तो साथियों यहाँ पर आप आसानी से उत्तर बता सकते हो। नकारात्मकता अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 133 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है साथियों प्रश्न 134, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है? मूल्यांकन के लिए, आनुभाविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। तो साथियों सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चों को आनुभाविक साक्ष्य प्राप्त हो, मनोरंजन के लिए नहीं कराते हैं साथियों, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। उनको प्रत्यक्ष अनुभव हो इसलिए ही क्षेत्रीय भ्रमण होता है। तो यहाँ आपका प्रश्न 134 में सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 135, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य और ड्राइंग उपकरण। तो मित्रों सबसे ज़्यादा सहायक जो सामग्री है वो उपयोगी होती है दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि इससे बालक की एक साथ अधिक इंद्रियां क्रियाशील होती है, इसलिए आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 135 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 136, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? 1961, 71, 47 और 52। साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सन 1961। प्रथम विकल्प आपका सही है यहाँ पर प्रश्न 136 में।
अगला प्रश्न आता है साथियों, प्रश्न नंबर 137, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए और शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए। तो मित्रों, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर का चुनाव करें मित्रों। साथियों, राइट आंसर है आपका प्रथम विकल्प, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 138, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो मित्रों, प्रश्न 138 का सही आंसर है आपका तीसरा विकल्प, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? स्थिति, बनावट एवं स्थान, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना, प्रदर्शन की सुविधा और प्रयोगों की सुविधा। तो मित्रों, प्रश्न 139 में सही आंसर जो आता है वो है आपका प्रथम और चौथा, दोनों ही विकल्प सही है। ये कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता मानी जाती है। 139 में आपका प्रथम भी सही है और चौथा भी सही है। प्रश्न 140, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति और इनमें से सभी। देखिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में ये सभी चीजें सहायक होती है, अतः आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 140 में मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 141, बिल्कुल आपका टेस्ट पूरा होने वाला है साथियों। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले, याद रखिएगा साथियों। सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखो आप, ताकि हमें भी जो हमारी मेहनत है वो लगे कि हाँ यार, हमारी मेहनत कुछ तो काम कर रही है। प्रश्न 141 है, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में। तो साथियों, लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 141 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142, भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उड़ीसा। तो साथियों, भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन आपके राजस्थान में ही होता है। तीसरा विकल्प सही है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो यहाँ चांदी सस्ती है। रेट तो सभी एक ही जगह, एक ही होती है सभी जगह की। तो आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142 तो हो चुका है। 43वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संदर्भ में सत्य कथन है कि सर्वाधिक स्थानीय सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्व घाट व पश्चिमी घाट को अलग करती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और असम सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। तो साथियों, भारत के संदर्भ में जो सत्य कथन है उसका चयन करना है और इसका सही आंसर है असम सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। ये इसका सत्य कथन है, बाकी के जो कथन है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 144वां है, कौन सा सही सुमेलित है? योग दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन पतंजलि, साक्य दर्शन बादरायण और पूर्व मीमांसा जैमिली। तो प्रश्न नंबर 144 में आपका सही आंसर है साथियों पूर्व मीमांसा जैमिली। ये सही सुमेलित है। प्रश्न 144 में चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 145, किसने सभी धर्म के लोगों को अपना अनुयायी बताया? चैतन्य महाप्रभु, रामानुज, रामानंद और संत दादू। तो साथियों, प्रश्न 145 में सही आंसर है रामानंद ने सभी धर्मों के जो लोग हैं इनके अपना अनुयायी बताया था। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 145 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न नंबर 146, सिक्कों का आदि ग्रंथ का संकलन किया गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो साथियों,
सिक्कों के आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया है? इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन के द्वारा सिक्कों का आदि ग्रंथ का संकलन किया गया। सेकंड विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 147 पे चलते हैं। 147वां क्वेश्चन है साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में सत्य कथन है। अजमेर में इनकी प्रसिद्ध दरगाह है। इन्हें गरीब नवाज भी कहते हैं। हमीमुद्दीन नागौरी इनके प्रथम शिष्य थे और निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा साहब के प्रसिद्ध शिष्य थे जो दिल्ली के थे। तो साथियों प्रश्न नंबर 147 में सही आंसर बताना है कि इनका सही आंसर क्या रहेगा। साथियों यहाँ पर वैसे देखिए मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। यहाँ पर असत्य कथन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में असत्य कथन है। तो फिर आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। इस असत्य की जगह सत्य टाइप हो गया शायद। चौथा विकल्प सही है। फिर भी आप को अच्छी तरह से इसका क्वेश्चन का नॉलेज हो तो आप जरूर कमेंट करके जाए साथियों प्रश्न नंबर 147 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 148 आता है, जागीर व अमर सिंह के बीच मैत्री संधि कब हुई थी? जहांगीर है ये। 1608 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में और 1620 ईस्वी में। तो साथियों इन दोनों के बीच मैत्री संधि कब हुई थी आपको ये बताना है और इसका सही आंसर है 1615 ईस्वी में। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 149, पुरंदर की संधि हुई शिवाजी में मिर्जा जयसिंह, शिवाजी और मिर्जा जयसिंह के बीच में, शिवाजी और आदिल शाह के बीच में, शिवाजी व शाइस्त खां के बीच में और शिवाजी व शाहजहाँ के बीच में। तो साथियों पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी व मिर्जा जयसिंह के बीच में। प्रथम विकल्प सही है। और अंतिम प्रश्न है मित्रों प्रश्न नंबर 150, मुगल काल में बादशाह का सर्वोच्च धार्मिक सलाहकार होता था मारबख्शी, सद्र उस सुदूर, मुस्ताफी और मीर ए अरगतश। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका सद्र उस सुदूर। ये धार्मिक सलाहकार, सर्वोच्च धार्मिक सलाहकार होता था मुगल काल में बादशाह का। तो ये 150 प्रश्न थे साथियों। जिन जिन प्रश्नों पर डाउट हो आप कमेंट करके जाएं, बिल्कुल उनका सॉल्यूशन में